मिनिस्टर पंजाब के आप सुन रहे थे बरिंदर गोयल जी को, जहां हमारे सहयोगी ने उनसे वाद विवाद किया, उनसे चर्चा की, सवाल जवाब किए। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए और तमाम अपने संवाद के साथ जनता को संबोधित करने के लिए। और अपेक्षा है कि जनता के सवाल जवाब यहां पूरे हुए होंगे। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आरती राव, जो कि हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सार्वजनिक मंच से चर्चा करते हैं तो महिला नेतृत्व की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की क्षमता की। और आरती राव जी के बारे में एक बात कहा जाता है कि वो शांत लेकिन प्रभावशाली कार्यशैली के लिए चर्चित है। बहुत स्वागत है आरती राव जी आपका, जिसके साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा मौजूद नजर आ रही हैं। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधे सवाल जवाब। और आप अब सुनेंगे आपके सवाल जवाब जो भी हैं, आपके जो सवाल हैं, जो इंतजार है, उसकी घड़ी अब खत्म होती नजर आती। साक्षी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। और जो कार्यक्रम है आज का हमारा मंच, ये लगातार सतत जारी है और लगातार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो हमारे बीच पहुंच रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ऐसी ही फेहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की युवा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मौजूद हैं। आरती राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आरती राव जी, आपके अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो आप युवा मंत्री हैं, पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा और पहली बार में ही आपने कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। अगर आपके परिवार की राजनीतिक हिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपके दादाजी मुख्यमंत्री रहे, आपके पिताजी केंद्र में मंत्री हैं, और जिस तरह से आपकी राजनीतिक विरासत की बात करें तो एक बेदाग छवि राजनीति में आपके परिवार ने बनाई है, जिसकी तमाम बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी अलग अलग मंचों पर इस बारे में कहते हुए नजर आते हैं। तो आपने ये जो राजनीतिक विरासत पाई है, सबसे पहले तो ये आपके लिए कितनी हानिकारक है या कितनी चुनौतीपूर्ण आपके लिए है? नहीं जी, हानिकारक तो बिल्कुल नहीं है। मैं समझती हूँ कि मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने बहुत नाम कमाया है और लोगों के, मैं कहूँगी जो गुड विशेस हैं उनके साथ रहे हैं। और लोगों को एकजुट रखना, उनकी आवाज़ बनना, आज के दिन मैं बोलती हूँ उनकी यूएसपी है। तो तभी लोगों को उन पे पूरा एतबार है, ट्रस्ट है, और इसी की वजह से वो आज के दिन राजनीति में इतने सफल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि वाकई एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो किया है, लेकिन आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में हम देखते हैं कि हमेशा से एक तरफ जो है वो रामपुरा हाउस की राजनीति रहती है, जहां से जिस बिरादरी से आप आते हैं, और दूसरी तरफ बाकी सारे नेता जो है वो रहते हैं। जी देखिए, मैं बस ये कहूँगी कि मेरे परिवार ने हमेशा अपना निजी स्वार्थ कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो हम अच्छा करने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए, और जिन पे लोगों को पूरा भरोसा है कि अपना स्वार्थ ना देखे हुए भी वो लोगों का हक और लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो मुझे सिखाई गई है। तो शायद इसी वजह से आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि राव साहब के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो पॉलिटिकल बातचीत हुई, लेकिन चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और हरियाणा की तमाम जो जनता है उनके स्वास्थ्य का, उनकी सेहत का जिम्मा जो है वो आपके कंधों पर है, इस डिपार्टमेंट को आप लीड कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक आरती जी बात आती है सरकारी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो कैसी है? एक साल आपने जो अभी लगभग 1 साल का जो कार्यकाल पूरा किया है, उसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं रही हैं सरकारी अस्पतालों के सुधारीकरण की दृष्टि से? जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उस टाइम ओथ भी नहीं ली थी, तो स्वास्थ्य विभाग का काम तब से शुरू हो गया था। उन्होंने फ्री डायलिसिस पूरे हरियाणा को दे दी थी। बहुत बड़ी बात है आज के दिन, और ये आज आने वाले वक्त में जो सिविल अस्पतालों में मिल रही है, वो आने वाले वक्त में CHC सब डिविजनल अस्पतालों में भी फ्री डायलिसिस हम करवाएंगे। जहाँ बात है मेरी, और जब मैंने डिपार्टमेंट लिया था तो बहुत सारी बातें आती थी सामने कि बहुत कमी है डॉक्टरों को लेकर। हमने 1500 से भी ज़्यादा डॉक्टर आज के दिन, मैं बोलूँगी 1200 तो हमने लगवाए हैं। NHM के थ्रू हमने 400-500 और डॉक्टर लगवाए हैं। तो 1500 एक साल में इतने सारे डॉक्टर लगना मेरे को नहीं लगता पहले कभी हुआ है। साथ साथ दवाइयों को लेकर, वाइटल और एसेंशियल्स दवाइयाँ जो सिविल अस्पतालों में और नीचे PHC लेवल तक
नहीं मिलती थी, हमने उनकी भी खरीदारी की है। आज के दिन 80% से ज़्यादा दवाइयाँ आपको अस्पतालों में मिलेंगी। मशीनें, जब मशीनों की बात आती है तो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, सीटी स्कैन नहीं था, एमआरआई स्कैन नहीं था, अच्छे एक्सरे मशीनें नहीं थी। धीरे धीरे करके ये सारी जो सुविधाएं हैं, हमने सिविल अस्पताल को ज़्यादा दुरुस्त बनाया है आज के दिन। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस सीएम साहब की तरफ से भी कि यही था कि हम सिविल अस्पतालों को ज़्यादा दुरुस्त बनाएं और फिर आगे चल के बाकी जो हमारे अस्पताल हैं उनको दुरुस्त बनाएं। बिल्कुल जी। ये तो आपने अस्पतालों की सुधारीकरण की बात की, जो आप कर रही हैं, ढांचे को मजबूत कर रही हैं ज़मीनी स्तर से, रूट से अगर इन चीज़ों को मजबूत किया जाए तो ये एक लंबे समय तक जो यथावत स्थिति है वो बनी रहेगी। लेकिन दूसरा सवाल जो कि हमेशा विपक्ष भी इस चीज़ को विधानसभा में काफ़ी उठाता है, वो है डॉक्टरों की कमी का मुद्दा। हर बार ही कहा जाता है, इस बात का प्रचार किया जाता है ना, कि डॉक्टर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर। तो आपसे डॉक्टर्स की बात करूंगी कि ये जो गैप है डॉक्टर्स का, इसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं जी, जैसे मैंने आपको बोला अभी साक्षी जी कि हमने 1500 से ज़्यादा डॉक्टर पिछले 1 साल में लगाए हैं। ये पहले कभी मुझे नहीं लगता हरियाणा में इतने सारे डॉक्टर, 10 साल पहले तो आप देख लीजिएगा कि क्या हाल था हेल्थ डिपार्टमेंट का। आज हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रभाव डाला है कि हेल्थ पे फोकस रहना चाहिए। हमें जहाँ डॉक्टरों की कमी हो रही है जल्द से जल्द वो भरनी चाहिए। तो जहाँ 1500 डॉक्टर हमने लगाए हैं, 450 और की हमारी फाइल चल रही है, उनको भी हम जल्द से जल्द ले लेंगे। बिल्कुल। वही एक सबसे बड़ी बात जो है वो आती है, एक बड़ी उपलब्धि भी है हरियाणा सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की। सेक्स रेशो जो है वो लगातार एक अच्छे नंबर्स की तरफ लगातार बढ़ भी रहा है। इसको लेकर डिपार्टमेंट खास तौर से क्या कर रहा है? वही दूसरी बात, अगर मातृ शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो भी लगातार दूसरी तरफ घटती जा रही है। तो इसको लेकर क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं? जी, जहाँ जेंडर रेशो की बात आती है तो जेंडर रेशो पे हमने बहुत फोकस किया है पिछले सालों में और नंबर बढ़े भी हैं। और हमने अपनी तरफ से जहाँ भी जांच होती है, आशा वर्कर्स को लगाया है, हमने एएनएम्स को लगाया है कि जहाँ एक बेटी हो गई परिवार में और एक और बच्चा जन्मे जा रहा है तो उस परिवार पे थोड़ा ज़्यादा नज़र रखो, क्योंकि चांस ये है कि वो चाहेंगे कि अगला बच्चा बेटा हो, तो उन पे नज़र ज़रूर रखी जाए। और फिर उसके साथ साथ हमने बहुत सारे छापे भी मारे हैं। आपको मालूम है कल ही झज्जर के टीम ने छापा मारा, दिल्ली में गए हैं और उन लोगों को पकड़ा है। तो हम वक्त पर छापे भी मार रहे हैं। बिल्कुल 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 को बंद भी किया है, बिल्कुल, जहां अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं इलीगली, और फिर उसके साथ साथ जहां बच्चों को गिराया भी जा रहा है कि अगर फर्जन, आपको मालूम है एक महिला प्रेग्नेंट है और फिर 3 महीने बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो बच्चा कहाँ गया, किसने ऑपरेशन किया, क्यों किया, मेडिकल रीज़न क्या था, इस सब के पीछे हमने लोगों को लगा रखा है। हमने आशा वर्कर्स को लगा है, एएनएम्स को लगा रखा है, डॉक्टर्स को लगा रखा है। जहाँ तक मात्र एमएमआर और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात है, हमने दोनों में हमने आज के दिन कमी हुई है और वो बहुत बढ़िया बात है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगी कि एमसीएच जो बन रहे हैं, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, हर ज़िले में एक एमसीएच बन रहा है। इसके साथ साथ एफआरयू की संख्या जो हमारे पास 54 ही थी जब मैंने शुरू किया था, आज 100 होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले वक्त में, और हम अनीमिया पे बहुत फोकस करने वाले हैं अगले साल में, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी जो आपने 1 साल में इसे अचीव किया है, और आने वाले 4 सालों के लिए आई एम डेफिनेटली श्योर कि और भी एक ब्रॉडर विजन में आपके पास वो प्लानिंग होगी। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग में प्राथमिकताओं की बात करें तो अब तक आपको लगता है कितने गोल्स आपने अचीव कर लिए हैं अपने डिपार्टमेंट में, और अभी आगे का जो मैं आगे 4 साल की बात कर रही हूँ, क्या विजन है आपका, कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? जी, हमारा विजन तो एक ही है कि हमारा जो कॉमन मैन है उसे कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आयुष्मान भारत जैसा एक योजना लागू की है, ताकि सारे जो मैं बोलूँगी कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले।
तो उसी को आगे चलाते हुए, प्रधानमंत्री जी के सपने को आगे चलाते हुए, हम भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में हम प्राइवेट अस्पताल को ना देखकर हम सीधे सरकारी अस्पताल में सबसे बेहतरीन इलाज करवा सकें। ज़रूर आरती जी, चूंकि अभी पीछे यूनियन बजट आया है तो ये भी पूछना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब हरियाणा का भी बजट आने वाला है, बजट सेशन की डेट्स भी अनाउंस हो गई है। तो हेल्थ को लेकर आपने किन किन पैरामीटर्स में बजट की डिमांड की है, किन एरियाज में बजट के लिए आपने अपनी बातें जो है वो रखी हैं, कितना बजट जो है रहेगा, किन सेक्टर्स पर फोकस किया जी, जाएगा? बजट जब अनाउंस होगा तो सबको पता चल जाएगा कितना मिला है। हम सभी ने अपने हमारे माननीय सीएम साहब के सामने अपनी अपनी मांगें रखी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो मांगें हैं वो नज़रअंदाज नहीं होंगी। हेल्थ ऐसा सेक्टर है कि मैं सोचती हूँ कि जितना दोगे उतना कम होता है, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए बहुत ज़्यादा है। आप फैसिलिटीज़ की बात ही कर लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लीजिए। हमारे पुराने अस्पताल पीएचसी सीएचसी पड़े हैं जिनकी मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी कि नए बनाने से पहले हमें उनकी मरम्मत पहले करवानी चाहिए ताकि स्थिर हो जाए और फिर आगे चल के और बनाने चाहिए। साथ साथ जहाँ तक डॉक्टर्स की बात आती है तो मेडिकल एजुकेशन में हमें स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने उसके लिए भी बात की है सीएम साहब से और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो ज़रूर प्रबंध करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया इस बारी बजट हेल्थ को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल आरती जी, ये आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी बात हुई, राजनीति से जुड़ी हुई बात हुई, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। आप अपने फादर साहब की विरासत को राजनीति में तो आगे लेकर जा रही हैं, लेकिन एज अ डॉटर आपका एक फादर और एक डॉटर का क्या रिलेशन है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि फादर्स का बेटियों के साथ ज़्यादा कनेक्शन होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब दोनों फादर और डॉटर पॉलिटिक्स में है, तब मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का बॉन्ड है, कैसा रिलेशन आप उनके साथ शेयर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बॉन्ड तो पिता और बेटी का ही है। पॉलिटिक्स डज नॉट इंटरफियर इन दैट एट ऑल। मैं हमेशा उनकी बेटी रहूँगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक छोटी चीज़ बताती हूँ मेरे बचपन से जुड़ी हुई। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी और 10वीं पास की थी मैंने, और मुझे कुछ 64% मिले थे मेरी 10वीं बोर्ड में। और मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता तेरे को कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिलेगा, तो तू शूटिंग सीख ले। तो हम बोर्ड के बाद देने के बाद वापस आए थे दिल्ली। मैं शिमला हिल्स में पढ़ा करती थी। मैं दिल्ली आई और नेशनल चल रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे 50 कारतूस दिए, बंदूक थमाई और बोले जा कुछ करके दिखा दे ताकि तेरे आने वाले वक्त में तेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो वो था मेरा पहला। और मेरे पिताजी ने ये कहा, और मैंने कहा आप क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तेरे को टिप्स दे देता हूँ अभी, और फिर मेरे को मेरा राउंड जाके चलाना है। वो भी नेशनल चला रहे थे उस वक्त। तो मैंने 50 कारतूस चलाए और मेरा कंधा दुख गया था। और उन्होंने कहा क्या बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चलाते जा, आगे चल के देख लेंगे। उस दिन की बात है। और फिर 18 साल के लिए मैं इंडियन टीम का हिस्सा बन गई। तो उनकी बदौलत है कि आज के दिन जो बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं, जिनकी वजह से मैं आज आई वुड से बिकम अ मोर आई वुड से नॉट जस्ट स्ट्रोंगर बट अ मच मोर सेंटर्ड पर्सन, कि मेरे पैर अच्छी तरह ज़मीन पे जमे हुए हैं आज के दिन, वो मेरे पिताजी की बदौलत है, मेरी माता जी की बदौलत है। बिल्कुल, क्योंकि फादर डॉटर का रिलेशन तो सुना है, बट शायद ही ऐसा कभी सुना होगा कि 10 साल 15 साल की उम्र में किसी फादर ने अपनी बेटी के हाथ में गन थमाई कि भाई बंदूक थमा के कि जाओ तुम चलाओ। मैं बता दूं, मेरे कॉलेज के एडमिशन में काम नहीं आया। नहीं आया। तो मुझे अचानक जाते जाते एक और चीज़ याद आ गई, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स का ये जो मुद्दा छेड़ा कि आप पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो पैरा स्पोर्ट्स को आप फ्यूचर में कहाँ तक देखती हैं? साक्षी जी, हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम हरियाणा से हैं, क्योंकि हरियाणा के जो एथलीट्स हैं, ओलंपियंस हो पैरालंपियंस हो, सबसे ज़्यादा मेडल आज के दिन हरियाणा से आते हैं। और मैं बता दूं आपको कि 2014 का ओलंपिक्स या 13-14 में 12 का ओलंपिक्स था, और ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं आया, मगर उस साल पैरालंपिक में 5 मेडल आए थे, और उनमें से 2 एथलीट्स हरियाणा के ही थे।
तो हमें बहुत बहुत गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए हमारे एथलीट्स पे। और मैं चाहती हूँ कि आगे चल के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पैरा एथलीट्स हैं उनको तवज्जो दें, ताकि आगे बढ़कर वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरती राव जी हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में 20th एनिवर्सरी ऑफ आज समाज को सेलिब्रेट करने के लिए आप यहाँ पर हिस्सा बनी। आपने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ अपना विजन शेयर किया और तमाम राजनीतिक चर्चा भी हमारे साथ इस मंच पर की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के साक्षी, लिए। धन्यवाद। शुक्रिया आपका आरती राव जी, आपने तमाम मुद्दों पर अपना विश्लेषण दिया और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की बात की जो आज जनता सुनना चाहती थी। साक्षी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवाल